हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, निर्देशांक ज्यामिति। आपकी और निर्देशांक ज्यामिति की यह पहली मुलाकात है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी निर्देशांक ज्यामिति को नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर ये होने वाला है, क्योंकि इस निर्देशांक ज्यामिति से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और क्लास 9th और 10th में ही नहीं, 11th 12th और आगे भी आप इस निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा केवल गणित में ही नहीं, भूगोल में और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में भी आपको निर्देशांक ज्यामिति के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति को सीखना आवश्यक है। दैनिक जीवन में भी निर्देशांक ज्यामिति का बहुत यूज है। कैसे, वो सारा हम आज सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति का हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है और क्यों सीखना हमें ये जरूरी है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति को, क्योंकि वीडियो के बाद आपका और निर्देशांक ज्यामिति का मैच होने वाला है। बिल्कुल, तो सीखिए और समझिए इसकी बॉलिंग को कि ये किस प्रकार से बॉलिंग करेगी और आपको किस प्रकार से चौके छक्के लगाने हैं। ओके, शुरू करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, निर्देशांक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से? एक तो शब्द है आपका निर्देश और दूसरा शब्द है आपका अंक। तो निर्देश प्लस अंक मिलकर बन गया हमारा निर्देशांक। यानी कि इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझते हैं। निर्देश तो क्या होते हैं? निर्देश तो वो होते हैं जो आपको दिन भर मिलते हैं। कभी मम्मी पापा देते हैं, कभी हम देते हैं। हम कह देते हैं बेटा कल ये होमवर्क कंप्लीट करके लाना, मैं चेक करूंगा। आपके मम्मी पापा कह देते हैं बेटा हाथ धो के ही खाना खाना, कहते हैं ना। तो ये सारे होते हैं निर्देश जो हमें कोई ना कोई बात बताते हैं। अब निर्देश के बाद यहां एक और चीज है, अंक। वो अंक क्या है? देखिए, यहां जो निर्देश मिलेंगे वो आपको अंकों के रूप में मिलेंगे, क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं तो अंकों से तो आपका पीछा छूट नहीं सकता, तो अंक तो हमेशा साथ रहेंगे। तो यहां जो निर्देश है वो अंकों के रूप में आपको मिलते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम निर्देशांक। यानी ऐसे अंक जो आपको कोई निर्देश देते हैं वो हो गए हमारे निर्देशांक। अब यहां ज्यामिति का क्या यूज है उसको भी समझ लेते हैं। ज्यामिति का मतलब तो आप जानते हैं, जहां आप रेखाएं खींचते हैं, कोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, करते हैं ना सारी रचनाएं, वो सारी हमारी ज्यामिति में ही आती है। अब आप यहां देखिए कि निर्देशांकों के साथ ज्यामिति का क्या यूज है। आपने इससे जस्ट पहले एक चैप्टर पढ़ा है बहुपद। बहुपद में आपने मान लीजिए ये बहुपद पढ़ा है आपने 2x + 3। तो ये बहुपद आपने कहा कि ये रेखिक बहुपद है, पढ़ा है ना, रेखिक बहुपद होता है ये। लेकिन इसे रेखिक बहुपद क्यों कहते हैं ये बताइए आप मुझे। इसे रेखिक बहुपद इसलिए कहा जाता है कि इसकी घात 1 होती है? जी नहीं, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये बात तो सही है। लेकिन इसे रेखिक बहुपद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इस बहुपद का ग्राफ खींचा जाता है तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए हम इस बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। उनमें क्या है? उनमें आ जाएगा 2x + 3y = 7। मान लीजिए ये एक समीकरण आ गया और इस समीकरण को भी आपके यहां रेखिक समीकरण कहा जा रहा है। ऐसे समीकरण जिनकी घात 1 होती है रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब घात होने से रेखिक समीकरण का क्या मतलब? इसे एक घातीय समीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन रेखिक समीकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इस रेखिक समीकरण का आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बहुपद का प्राप्त होता है। तो रेखिक समीकरण के पीछे यहां क्या जुड़ी हुई है? ज्यामिति। यानी हम ये जानते हैं कि इस रेखिक समीकरण का हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं, यानी ज्यामिति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो वही काम यहां होने वाला है। इस ज्यामिति में इन निर्देशांकों का यूज किया जाएगा, वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम बीजीय संख्याओं का ग्राफीय निरूपण करते हैं। जी हाँ, बीजीय संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण करते हैं एक ग्राफ पेपर पर, इसलिए इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब आपको ग्राफ पेपर यूज करना आता है तो निश्चित रूप से आप निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इस मैच में आपकी सेंचुरी बनना तय है। बिल्कुल समझिए किस प्रकार से हम इसे शूट आउट करने वाले। चलिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति किस प्रकार से यूज की जाए। निर्देशांक ज्यामिति के व्यवहार को हम समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए कैसे। ये आपको एक पेड़ सा नजर आ रहा है ना, ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, ये क्या है? ये है आपकी मेन रोड। ठीक है, ये मेन रोड है और इस मेन रोड से ये निकलती है आपकी गलियां। ये है आपकी गली नंबर 1, ये गली नंबर 2, ये गली नंबर 3, ये गली नंबर 4 और ये गली नंबर 5। यानी कि इस मेन रोड से ये छोटी सड़कें भी यहां से निकलती हैं, जिन्हें आप रास्ता कहें या फिर गली कहें, एक ही बात है।
हम यहां निर्देशांक ज्यामिति को समझते हैं। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं तो उसके घर जाने के लिए आपको चाहिए उसका एड्रेस। उसका एड्रेस आपको वो दे देता है कि भाई फलानी रोड पे आपको आना है, उस रोड पे इस गली में ये मकान नंबर मेरा है। क्या अगर आपको केवल इतना बता दिया जाए कि इस रोड पर गली नंबर 3 में मेरा घर है, तो क्या आप अपने दोस्त के घर पहुंच सकते हैं? गली नंबर 3 केवल आपको ये दिया है, 3 नंबर गली में आपके दोस्त का घर है, तो क्या आप घर में पहुंच सकते हैं? जी नहीं। आप इस मेन रोड पे जाके गली नंबर 3 में तो चले जाएंगे, लेकिन 3 में जाने के बाद कौन सा घर है आपके दोस्त का, नहीं पता लगेगा ना। इसके लिए जरूरी है कि गली नंबर 3 के साथ आपको आपके दोस्त का मकान नंबर भी पता हो कि आपके दोस्त का मकान नंबर क्या है। मान लीजिए आपके दोस्त का मकान नंबर है 4, आपका एड्रेस हो गया कि गली नंबर 3 में मकान नंबर 4, तो आप मेन रोड से सीधा गली नंबर 3 में जाएंगे और ये रहा मकान नंबर 4। इस मकान नंबर 4 पर आप पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं यहां पर, एक तो गली नंबर 3 और एक मकान नंबर 4। ये जब तक आपको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्या आप अपने दोस्त के घर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। अब इसमें एक चीज और है, क्या आपको पहले गली में जाना पड़ेगा, उसके बाद मकान में जाना पड़ेगा। तो इनके क्रम की भी व्यवस्था है। अगर आपको 3 और 4 याद है, मान लीजिए आपने इसको 4 और 3 याद रख लिया, तो आप कहां जाएंगे? गली नंबर 4 में और मकान नंबर 3 पर। तो क्या यह मकान आपके दोस्त का होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए इनकी व्यवस्था का महत्व है, आपको यह समझना है कि इनकी व्यवस्था का महत्व है। सबसे पहले हम गली नंबर को लिखेंगे, उसके बाद हम मकान नंबर को लिखेंगे, क्योंकि पहले हम उस गली में घुसेंगे तभी तो मकान में जाएंगे। इसलिए इस क्रम की भी व्यवस्था है। तो यहां 2 अंकों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जा रहा है, इन्हीं को कहा जा रहा है निर्देशांक। ये अंक 3 और 4 आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप अपने दोस्त के घर कैसे पहुंचे। गली नंबर 3 में जाइएगा और मकान नंबर 4 में घुस जाइएगा, आपका दोस्त आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों अंक आपको निर्देश दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों अंकों के इस समूह को हम कहेंगे निर्देशांक, और ये हो गए हमारे निर्देशांक। क्रम का महत्व है, पहले अंक को हम x से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को y से प्रदर्शित करते हैं हमारी निर्देशांक ज्यामिति में, जहां x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसलिए एक व्यापक रूप में अगर हम निर्देशांक को लिखें तो व्यापक रूप में हम निर्देशांक लिखते हैं कि x, y, और ये छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हमारे निर्देशांक को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो देख लीजिए, आपके ये अंक आपके दोस्त के घर तक पहुंचने का निर्देश आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस ज्यामिति को, और ये एक ज्यामितीय संरचना है, एक ज्यामितीय आकृति है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा यूज है। अगर निर्देशांक ज्यामिति नहीं समझ में आएगी तो आपके दोस्त के घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस निर्देशांक ज्यामिति को और समझते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी कॉपी का पेज हो सकता है, छत हो सकती है, फर्श हो सकता है, दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देखिए ढंग से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके गणितज्ञ हुए हैं, फ्रांसीसी गणितज्ञ है रेने दकार्ते। क्या किया, वो एक दिन लेट रहे थे, आलसी नहीं थे, लेटे लेटे सोचते थे। इस चीज का बड़ा महत्व था उनके जीवन में। तो वो लेटे लेटे सोच रहे थे कि यार छत के ऊपर ये बिंदु मुझे नजर आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये छत है और छत के ऊपर ये एक बिंदु है, ये बिंदु मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इस बिंदु की स्थिति क्या बताऊं, इस बिंदु की स्थिति किस प्रकार से बता सकता हूं। क्या मैं ये कहूं कि ये बिंदु इस छत में थोड़ा ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड में थोड़ा है, कितना लेफ्ट साइड में है कितना नहीं है, क्या हम स्पष्ट रूप से इस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसी चीज को रेने दकार्ते जी सोच रहे थे और सोचते सोचते उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मैं इसकी दूरी को किस प्रकार से बताऊं, और उस निष्कर्ष निकालने की वजह से इस पद्धति को रेने दकार्ते जी के सम्मान में कार्तीय निर्देशांक पद्धति, या फिर आप कार्तीय पद्धति कह दीजिए, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कह दीजिए, कार्टेशियन सिस्टम कह दीजिए, कहा जाता है। इसके सम्मान में, हमारे गणितज्ञ रेने दकार्ते जी के सम्मान में। तो देखिए उन्होंने कैसे इस बिंदु की स्थिति निकाली कि इस बिंदु की स्थिति मैं बता सकता हूं कि ये नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन से कुछ सेंटीमीटर की दूरी, मान लीजिए हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वो दूरी कहां हो गई, वो दूरी हो गई आपकी ये वाली, ये आपकी नीचे वाली लाइन से इस बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और
जो ये साइड वाली लाइन है उससे इस बिंदु की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु की दूरी को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, बिंदु की फिक्स स्थिति को जान सकते हैं कि ये बिंदु, अगर ये पेपर है तो पेपर पर ये बिंदु कहां स्थित है, कि नीचे वाली जो पेपर की कोर है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर चलिए और जो लेफ्ट साइड वाली कोर है उससे 2 सेंटीमीटर आप राइट साइड में चलिए, आपको बिंदु मिल जाएगा। तो ये एक बिंदु की फिक्स स्थिति बताने का सही तरीका उन्होंने लेटे लेटे खोज लिया। आप तो बैठे बैठे पढ़ते हैं ना, तो निकाल लीजिए, आप भी इसको समझ लेंगे ढंग से। देखिए कैसे, तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 2,5। जी हाँ, वही निर्देशांक लिखने का तरीका है कि ये बिंदु इस नीचे वाली कोर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और साइड यानी कि लेफ्ट साइड वाली कोर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु स्थित है और इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, आपके समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश देते हैं, इसीलिए इन अंकों को हम निर्देशांक कहते हैं। और ये एक ज्यामितीय निरूपण है, एक ज्यामितीय अध्ययन है, इसलिए इस पद्धति को हम कहते हैं निर्देशांक पद्धति, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति को। आपने अब तक जितना भी सीखा है उसमें आपने नंबर लाइन जरूर सीखी है ना। कैसे लिखते हैं नंबर लाइन को? नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें हमारे बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, वो तो होता है 0, और जो दाईं तरफ अंक होते हैं वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये लाइन आगे तक चलती है। तो राइट साइड में जो अंक होते हैं वो तो होते हैं सारे धनात्मक, और इस 0 के लेफ्ट साइड में जो अंक होते हैं वो सारे अंक होते हैं ऋणात्मक। -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी चलते हैं आगे तक। ये होती है हमारी नंबर लाइन, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस नंबर लाइन पर कौन सा अंक कहां स्थित है ये हमने यहां पर दिखाया है कि नंबर लाइन पर 0 से 4 स्थान आगे अंक 4 मिलेगा और 0 से 2 स्थान आगे अंक 2 मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हम देखना चाहें तो -3 0 से 3 स्थान पहले आपको मिलेगा। अब अगर एक नंबर लाइन और ले ली जाए और वो नंबर लाइन हो इसके लंबवत, जी हां, एक नंबर लाइन हम और ले लेते हैं और वो नंबर लाइन क्या होगी? इसके लंबवत होगी। लीजिए, हमने इस संख्या रेखा को लंबवत भी ले लिया है। अब लंबवत संख्या रेखा पर भी ऊपर की तरफ तो लिखी जाती है संख्याएं धनात्मक और नीचे की तरफ जो संख्याएं लिखी जाती है वो होती है ऋणात्मक। तो मैं लिख देता हूं इस प्रकार से। हमने इस खड़ी संख्या रेखा पर भी संख्याएं लिख दी। एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि जो पड़ी संख्या रेखा है उस पर दाईं तरफ यानी हमारे दाईं साइड में धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। उसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर है, जो खड़ी लाइन है, उसमें ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। इसमें भी विशेष बात यह है कि इन संख्याओं को लाइन के इस तरफ लिखना ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ज्यादा ठीक होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो यहां ये 2 लिखता तो मुझे ये कंफ्यूज करता कि ये -2 तो नहीं है इस डॉट की वजह से, इसलिए बेस्ट होता है अगर इनको हम इधर लिख। देखिए कि ये दोनों रेखाएं जिस तल में स्थित होती है उस तल को हम कहते हैं कार्तीय तल। जी हां, कार्टेशियन प्लेन इसे हम कहते हैं। तो इस कार्तीय तल में ये दोनों रेखाएं स्थित है और इस कार्तीय तल में कोई भी एक बिंदु ले लिया जाता है। मान लीजिए मैं ये बिंदु लेता हूं, ये रहा मेरा बिंदु, ये बिंदु ले लिया मैंने P। तो ये बिंदु P कहां स्थित है? कार्तीय तल में स्थित है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अब इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे वो देखिए आप। इस बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे कि ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूर है और y अक्ष से कितनी दूरी है। तो ये लीजिए, ये तो हो गई इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, और ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? x अक्ष से इस बिंदु की दूरी। तो ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी बराबर होगी इसके, मतलब 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ये दूरी जो है 1-1 सेंटीमीटर की मानूं तो ये तो हो गई 5 सेंटीमीटर। और ये दूरी कितनी होगी? ये यहां से यहां तक की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो मैं इस बिंदु P के निर्देशांक क्या लिखूंगा? P के निर्देशांक आपको पता है, हम लिखते हैं पहले x और उसके बाद y, यानी x अक्ष पर क्या मान है? तो x अक्ष पर मान कितना है? 3। इस बिंदु से देखें तो x अक्ष पर हमें 3 नजर आ रहा है, वो हमने यहां लिखा, और इस बिंदु से हम y अक्ष पर देखते हैं तो हमें 5 नजर आ रहा है, वो हम यहां लिखते हैं। ठीक है, अब ये 3 क्या है? ये 3
इस बिंदु की y अक्ष से दूरी है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है। यहां पर क्या आता है कि बिंदु P की x अक्ष से दूरी कितनी है। तो ये रहा बिंदु P और ये रहा x अक्ष, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब y कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट का मान कितना है 5, यानी कि y जो कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक है, वो हमारी x अक्ष से दूरी होगी। और ये जो दूरी देख रहे हैं आप, वो क्या है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी, जो क्या है 3, जो क्या है x कोऑर्डिनेट, यानी x निर्देशांक होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, और जो y निर्देशांक होता है वो x अक्ष से दूरी होती है। x अक्ष से जो दूरी है उसे तो हम कहते हैं कोटि। जी हां, जो y निर्देशांक होता है वो तो होती है कोटि, और जो x निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं भुज। यानी कि y अक्ष से दूरी आपकी कहलाएगी भुज और x अक्ष से दूरी आपकी कहलाएगी कोटि। ये भी आपको याद रखना होगा। और यहां आप देख लेंगे किसी बिंदु के निर्देशांक में जो पहले मान लिखा हुआ होता है वो होता है भुज, और जो बाद में मान लिखा हुआ होता है उसे कहा जाता है कोटि। आपको ये याद रखना होगा। यानी भुज होता है हमारा x निर्देशांक और कोटि होती है y निर्देशांक। अगर दूरी पूछी जाती है, आपसे कहा जाता है x अक्ष से दूरी बताइए बिंदु की, तो बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होगी वो y निर्देशांक होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। x अक्ष से जो दूरी होगी वो y निर्देशांक होगा, और y अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगा, x निर्देशांक। यानी x की जगह जो मान लिखा हुआ है वो हमारा y अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको यहां समझ में आ जाती है। दूसरी चीज की बात करते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि इस कार्तीय तल को हमारी जो ये दोनों रेखाएं, अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, ये है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों संख्या रेखाएं हैं, वो लंबवत है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हैं। तो इन दोनों संख्या रेखाओं को हम कहते हैं अक्षस। कैसे, अक्ष। देखिए, इसको तो हम कहेंगे x अक्ष, इसको तो कहते हैं हम x अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है उसको हम कहते हैं y अक्ष। जी हां, इस खड़ी लाइन को तो y अक्ष कहा जाता है और इस पड़ी लाइन को x अक्ष कहा जाता है। मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, खड़ी और पड़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। जो क्षैतिज लाइन है उसे x अक्ष कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे y अक्ष कहा जाता है। हम इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं क्या, कि इसको हम कहें x डैश, और इसको कहें y और y डैश। अब इसमें x जो है वो धनात्मक नंबरों को प्रदर्शित करता है, y जो है वो भी धनात्मक नंबरों को प्रदर्शित करता है, x डैश यानी इस 0 से x डैश की तरफ जो भी नंबर होंगे वो ऋणात्मक अंक होंगे, और y डैश की तरफ जो भी नंबर होंगे वो भी सारे ऋणात्मक नंबर होंगे। और ये जो बिंदु है जहां ये दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। जी हां, इसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, यानी कि ओरिजिन पॉइंट। तो इस बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। कौन सा, ये जो जहां दोनों लाइनें कट कर रही है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस बिंदु पर x का मान भी 0 है और इस बिंदु पर y का मान भी 0 है, इसलिए यहां x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो ये होता है हमारा मूल बिंदु, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, वही होता है हमारा मूल बिंदु। और उस जगह पर x अक्ष का मान भी 0 होता है और y अक्ष का मान भी 0 होता है। ये बात आपको ढंग से समझनी है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो ये बिंदु तो आपने बता दिया, अब मुझे एक बिंदु के निर्देशांक आप और बता दीजिए। बिंदु में लगा देता हूं, मान लीजिए मैंने ये बिंदु लगाया, इस बिंदु के निर्देशांक आप मुझे बताइए। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो जरा देखिए आप, इस बिंदु से अगर मैं देखूं, यहां से मैं देखना शुरू करूं, तो x अक्ष पर मुझे क्या नजर आ रहा है, -2। हर बार मुझे डॉटेड लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप समझिए। मैं यहां से इस बिंदु की तरफ देख रहा हूं तो मुझे -2 नजर आ रहा है, जिसे मैं पहले लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पहले हमेशा x का मान लिखना होता है, इसके बाद y का मान लिखना है, तो यहां से y की तरफ देखूंगा तो मुझे 4 नजर आ रहा है, तो मैंने इस बिंदु के निर्देशांक लिख दिए -2 4। जी हां, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2 4। और देखिए हम और बिंदु लेते हैं, ये लीजिए मैंने आपका बिंदु ले लिया ये। अब इस बिंदु के निर्देशांक आप खुद सोचिए कि क्या होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, फिर बताइए मुझे, मैं बताता हूं। इस बिंदु के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम कहां देखेंगे, क्योंकि आपको पता है निर्देशांक में पहले x और बाद में y लिखा जाता है, तो पहले मैं यहां से देखूंगा x अक्ष की तरफ, और x अक्ष की तरफ देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, -5।
तो x की जगह तो आएगा हमारा -5, y की जगह क्या आएगा जरा देखिए, हम बिंदु से देखेंगे y की तरफ, और y की तरफ देख रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है -3, तो ये मेरा निर्देशांक हो गया -5 -3, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक हो गया, कौन से का, इसका। ये दिख रहा है आपको बिंदु, नाम हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये बिंदु P है तो इसे Q कह सकते हैं, इसे R कह सकते हैं। मान लीजिए मैं एक बिंदु ले लेता हूं S यहां पर, तो इस S बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वह भी आपको सोचना है। सोचिए, S से खड़ा होकर मैं अगर X अक्ष की तरफ देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है, 1, और इस S से जब मैं Y की तरफ देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, -4। तो ये बिंदु हो गया मेरा S, जिसके निर्देशांक है 1 -4। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं ना। इसमें एक चीज आपको और समझनी है, वो क्या समझनी है कि यदि हमें कोई बिंदु दे दिया जाए, मान लीजिए मुझे एक बिंदु दे दिया जाए -7 और 4, बताइए ये बिंदु कहां स्थित होगा। अब कहां स्थित होगा, तो इसका जवाब देने के लिए आपको एक बात समझनी है पहले। क्या, जरा समझिए इस बात को। जब भी किसी कार्तीय तल में ये दोनों अक्ष हम खींचते हैं तो उस कार्तीय तल के 4 बराबर भाग करते हैं। 4 बराबर भाग करते हैं, इसलिए एक भाग को बोलेंगे 1/4। क्लियर है, ये बात तो आप जानते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक तल है जिसमें जब ये दो लाइनें खींची गई है, दो अक्ष खींची गई है, तो इसके 4 भाग हुए, तो चारों भाग बराबर हैं, इसलिए इस पहले भाग को, इस भाग को कहेंगे हम पहला भाग, इसे हम कहेंगे पहला चतुर्थांश। जी हां, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले के बाद दूसरा चतुर्थांश हम इसको कहते हैं, तीसरा चतुर्थांश हम इसको कहेंगे, और चौथा चतुर्थांश हम इसको कहेंगे। इस तरह से हमारे इस कार्तीय तल के 4 हिस्से हो जाते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। क्या आवश्यकता है इस चतुर्थांश को, जरा समझिए। आपको ये बिंदु दिया है, आपको बताना है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो क्या आप बता सकते हैं फटाक से। देखिए, ये हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इस ज्यामितीय रूप की आवश्यकता ही नहीं है, इसे देखकर ही आप जवाब दे सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। आप यहां देख रहे हैं कि इस पहले चतुर्थांश में क्या हो रहा है। पहले चतुर्थांश में आप किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक लिखेंगे तो आप पहले लिखते हैं x का मान और बाद में लिखते हैं y का मान। अब जरा आप x की तरफ देखिए, x पर आपको मान लीजिए कहीं भी है बिंदु, x पर जो बिंदु नजर आएंगे वो क्या होंगे, धनात्मक मान होंगे। x पर जो मान नजर आएंगे वो क्या होंगे, धनात्मक। यानी इस चतुर्थांश में किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट हमको x अक्ष पर मिलता है, जो कि सदैव धनात्मक होगा। तो यानी यहां हमें मान क्या मिलेगा, सदैव प्लस का मान मिलेगा। क्लियर है। अब आप देखना चाहेंगे इस बिंदु से मैं y पर मान देखूं, यानी y का जो मान होगा मुझे y अक्ष पर मिलेगा। तो यहां इस चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उसका y का मान हमें यहां से मिलने वाला है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि y अक्ष के सारे मान धनात्मक होंगे, तो ये धनात्मक मान भी हमको यहां मिलेंगे। तो ये लीजिए y का मान भी हमें धनात्मक मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं तो वो बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। क्लियर है, आपके बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में भी अगर हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो जो x निर्देशांक होगा वो कहां से मिलेगा, यहां से। और यहां हम देख रहे हैं कि सारे के सारे मान ऋणात्मक हैं, इसलिए x का मान सदैव ऋणात्मक ही मिलेगा आपको। तय हुआ, ये तो कभी धनात्मक मिल ही नहीं सकता, क्योंकि धनात्मक तो इस चतुर्थांश में यानी कि इस लाइन के इधर है, और ये चतुर्थांश इस लाइन के यहां से शुरू होता है, तो यहां सारे मान में ऋणात्मक मिलेंगे, इसलिए x का मान यहां सदैव ऋणात्मक ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं y का मान कैसा मिलेगा। तो इसमें अगर कोई बिंदु है तो उसका y का मान मिलेगा मुझे यहां से, और यहां हम देख रहे हैं कि y का मान है धनात्मक, तो y निर्देशांक सदैव धनात्मक होगा, तो वो बिंदु हमेशा दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। जरा देखिए इस बिंदु को, x कोऑर्डिनेट का मान माइनस है ना ऋणात्मक, और y कोऑर्डिनेट का मान धनात्मक है। x का मान माइनस और y का मान धनात्मक हो तो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होता है, सेकंड चतुर्थांश में ना, दूसरे चतुर्थांश में। जी हां, आप केवल बिंदु को देखकर जवाब दे सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए आप इस तीसरे चतुर्थांश में, इसमें अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसके निर्देशांकों के चिन्ह क्या होंगे। देखिए, ये लीजिए, आप देख रहे हैं कि इसमें अगर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक सदैव ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक भी सदैव ऋणात्मक होगा। इस तरह से यदि किसी बिंदु के दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक हैं तो वो चतुर्थांश 3 में होगा। अब इस चतुर्थांश 4 में बिंदु के चिन्ह क्या होंगे, यहां हम देखें तो x अक्ष पर मान सदैव धनात्मक मिलेगा आपको,
और y अक्ष पर मान देखेंगे तो वो इधर मिलेगा और y अक्ष का मान सदैव ऋणात्मक मिलेगा। यानी ये हुआ कि बिंदु में x कोऑर्डिनेट धनात्मक और y कोऑर्डिनेट ऋणात्मक है, यानी कि x निर्देशांक तो प्लस का है और y निर्देशांक माइनस का है, तो वो बिंदु चतुर्थांश 4 में स्थित होगा, चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो समझ में आई बात। अगर दोनों ही चिन्ह किसी बिंदु के धनात्मक है तो वो पहले चतुर्थांश में होगा और दोनों ही चिन्ह ऋणात्मक है तो वो तीसरे चतुर्थांश में होगा। और अगर किसी बिंदु का पहला ऋणात्मक और दूसरा मान धनात्मक है, यानी पहला निर्देशांक यानी कि x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक है, तो वो चतुर्थांश 2 में स्थित होगा। और अगर पहला धनात्मक और बाद वाला ऋणात्मक है तो वो बिंदु चतुर्थांश 4 में स्थित होगा, x धनात्मक और y ऋणात्मक। ठीक है, तो ये हो गई चतुर्थांश में स्थिति। भुज कोटि आपके समझ में आ गया, किसी बिंदु के निर्देशांक आप कैसे लिखेंगे ये आपके समझ में आ गया। अब एक चीज आ जाती है ये कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक आपको दे दिए जाएं तो उन्हें आप ग्राफ पेपर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको भी हम सीख लें। मान लीजिए हमें कुछ निर्देशांक दिए जाते हैं, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 2 और 5। दूसरा निर्देशांक मुझे दिया गया है -3 2। तीसरा दे दिया मुझे 4 -2 और चौथा निर्देशांक मुझे दे दिया मान लीजिए -5 3 -3। ठीक है, ये निर्देशांक हमें दे दिए गए। तो अब इन निर्देशांकों को हम किस प्रकार से हमारे ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करेंगे वो जरा ध्यान से देखिए। आपको पहले निर्देशांक ये वाला दिखाना है कि ये बिंदु कहां होगा, इस निर्देशांक को आपको अपने ग्राफ में प्रेजेंट करना है। यानी इस बिंदु को, जिस बिंदु के निर्देशांक है उस बिंदु को आप यहां कैसे प्रेजेंट करेंगे जरा देखिए। 2 5, तो जो पहला मान होता है वो किसका होता है, x अक्ष पर जो मान होता है वो होता है। तो पहला मान x का है, तो x पर आपको ढूंढना है क्या 2। अब x पर 2 कहां मिलेगा, ये मेरा x अक्ष है। मान धनात्मक है तो निश्चित रूप से 0 के दाईं तरफ मिलेगा। तो 2 कहां है, 0 के दाईं तरफ 2 ये रहा। तो मैं इस 2 को पकड़ूंगा और इस 2 से सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन खींचूंगा। और ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने का मतलब है मुझे ऊर्ध्वाधर चलना है, लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो x का मान मुझे 2 मिल गया, तो मैं आके x के 2 पर यहां खड़ा हो गया। अब मुझे देखना है कि y का मान कितना है, तो y का मान कितना है 5। तो ये लीजिए, मैं इस 2 से चलना शुरू करूंगा ऊर्ध्वाधर y के समांतर और कहां तक जाऊंगा 5 तक। मैं यहां से पहुंचता हूं 1 2 3 4 और ये 5। मुझे यहां से 5 भी नजर आ रहा है। 2 की सिद्ध में तो मैं चल रहा हूं और 5 मुझे नजर आ रहा है यहां से सिद्ध में बिल्कुल। तो ये जिस बिंदु पर जिस जगह में खड़ा हूं वो बिंदु क्या होगा, अभिष्ट बिंदु होगा, जिसके निर्देशांक 2 और 5 है। ये लीजिए, इस बिंदु के निर्देशांक मैं यहां लिख देता हूं। इस बिंदु का नाम अगर हम यहां देना चाहें तो दे सकते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बिंदु A। तो बिंदु A को मैं प्रेजेंट करूंगा यहां पर। अगर आपको ये लगता है कि आपका ये निर्देशांक सही है या नहीं है, या बिंदु की स्थिति सही है या नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, इस बिंदु पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर देखिए। अगर यहां से आप x अक्ष की तरफ देखते हैं तो आपको x का मान बिल्कुल सिद्ध में नजर आता है, और यहां खड़े होकर अगर आप y की तरफ देखेंगे तो आपको y का मान नजर आएगा। मैं यहां खड़े होकर जब x का मान देख रहा हूं तो ये देखिए मुझे 2 नजर आ रहा है, सही है। और यहां खड़े होकर मैं y की तरफ देख रहा हूं तो मुझे 5 नजर आ रहा है, सही है। इसका मतलब मेरे बिंदु के निर्देशांक बिल्कुल सही है। ऐसे हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। तो देखिए, अब मैं दूसरे निर्देशांक को लेता हूं और इसे प्रेजेंट करते हैं, इस बिंदु को प्रेजेंट करते हैं हमारे इस ग्राफ पेपर पर। तो पहला जो मान लिखा हुआ वो -3 है और पहला मान किसका होता है, x का। तो x पर मुझे -3 ढूंढना है। तो x पर -3 कहां होगा, ये रहा x। और इस x पर माइनस इधर है सारे के सारे 0 के, तो -3 ये रहा। बहुत आसान है, दिखता है हमें कि -3 कहां लिखा हुआ है। तो इस -3 पर मुझे खड़े हो जाना है और यहां से चलूंगा तो y अक्ष के समांतर चलना है। अब देखिए चलना कहां तक है, y का मान कितना है 2, तो मुझे y के मान 2 तक आगे बढ़ना है। तो मैं इस -3 से चलूंगा तो यहां आते आते मुझे इधर 1 नजर आएगा और थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मुझे 2 भी नजर आएगा। तो इस 3 से सीधा ऊर्ध्वाधर चलूंगा तो यहां से मुझे 2 नजर आ रहा है। तो ये मेरा बिंदु हो गया B। इस B बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, x का मान -3 और y का मान कितना है 2। ये लीजिए, ये मेरे B के निर्देशांक हो गए, ये मेरा बिंदु हो गया B। अब इसी प्रकार बिंदु C कहां होगा, तो C पर x का मान है 4। कहां है x 4, ये देखेंगे तो x का मान 4 मुझे कहां मिलेगा, ये रहा। और y का मान कितना है -2। तो 4 से मैं y की तरफ चलूं, ऊपर थोड़े ही जाऊंगा क्योंकि ऊपर तो धनात्मक मान है, मुझे पता है कि यहां मान ऋणात्मक है। तो इस 4 से मैं ऋणात्मक मान की तरफ आऊंगा नीचे।
कितना है -2। तो ये लीजिए यहां से मैं यहां आता हूं तो मुझे -1 नजर आ रहा है और यहां आके देख रहा हूं तो मुझे -2 नजर आ रहा है। तो मैं यहीं पर अपनी डॉट लगा दूंगा। ये जो डॉट हो गई वो मेरा बिंदु हो गया C, जिसके निर्देशांक कितने हैं 4 - 2। ये मेरे बिंदु C के निर्देशांक हो गए। तो हो गया ना बिंदु C भी प्रेजेंट आपके ग्राफ पेपर में, आपकी कॉपी में। अब आप बिंदु D स्वयं प्रेजेंट कीजिए और आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। अगर प्रेजेंट करना हो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। लीजिए ये बिंदु D कहां होगा -5, x का मान है -5, तो x पर -5 ढूंढ लीजिए। ये रहा x पर -5, ये रहा। तो मुझे y के अनुसार चलना होगा, या तो ऊपर या नीचे। ये बताएगा मेरा ये वाला मान। -3 है तो -3 तो मुझे नीचे मिलेगा। तो मैं इस -5 पर चलना शुरू करूंगा और कहां तक चलूंगा -3 तक। और जैसे ही मुझे -3 नजर आएगा मैं वहां बिंदु लगा दूंगा और बिंदु के राउंड भी लगा दिया कीजिए। ये हो गया मेरा बिंदु D, जिसके निर्देशांक है -5 -3। यहां पर भी मैं इसके राउंड लगा दूंगा ताकि दिखाई दे ये बिंदु की कहां है। ठीक है, ये लीजिए। तो अभिष्ट बिंदुओं को इस तरह से हम अपने ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? इन बिंदुओं की भुज और कोटि आपको बतानी हो तो वो भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस बिंदु की भुज कितनी है भाई बताइए। जो x का मान होता है वो भुज होता है, और कोटि कितनी है, जो y का मान होता है वो कोटि होता है। ये लीजिए 5। तो मैंने भुज और कोटि लिख दी। अगर आपसे पूछा जाता है x अक्ष से दूरी, मान लीजिए इस बिंदु की बात करते हैं कि x अक्ष से दूरी कितनी है, तो आप बताइए कितनी होगी। ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूर है, इतनी दूर है। तो ये दूरी कितनी है, y का मान। x अक्ष से दूरी सदैव y का मान दिखाएगी, मतलब ये होगा आपका x अक्ष से दूरी। तो कितनी है 2। और y अक्ष से दूरी कितनी है आपकी, तो x का जो मान होगा वो y अक्ष से दूरी प्रदर्शित करता है -3। यानी कि ये बिंदु यहां से -3 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है? तो इस तरह से हम भुज कोटि बता सकते हैं, x और y अक्ष से दूरी बता सकते हैं, बिंदुओं के निर्देशांक लिख सकते हैं, और कोई बिंदु हमें दिया हुआ है तो हम उस बिंदु को ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही हम ये बता सकते हैं बिंदु को केवल देख करके वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ 4 बिंदु ले लिए हैं। अब आपको ये बताना है कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले बिंदु की। 5 और 7 दोनों ही मान धनात्मक हैं। तो बताइए कहां होंगे दोनों मान धनात्मक। आपको ग्राफ पेपर में आपने देखा कि ये यहां धनात्मक और ये यहां धनात्मक है, तो चतुर्थांश कौन सा हुआ, ये बिंदु यहां होगा। चतुर्थांश कौन सा हो गया, फर्स्ट। क्लियर है? एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो चीज है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, चित्र दिमाग में बनना चाहिए, सब आंसर मिल जाते हैं। तभी तो आपके सारी बोलों पर 6 लगेंगे, वरना कैसे लगेंगे। ध्यान दीजिए। अब आप इधर यहां देखिए कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। पॉज कीजिए और सोचिए, बताइए। ये बिंदु आपका होगा x का मान माइनस ये रहा, y का मान धनात्मक ये रहा, तो बिंदु कहां होगा, ये रहा। इसलिए चतुर्थांश कौन सा होगा, सेकंड। क्लियर है? इसको देखिए, x का मान धनात्मक ये रहा, y का मान ऋणात्मक ये रहा, बिंदु कहां होगा, यहां होगा, चौथा चतुर्थांश। क्लियर है? और ये बिंदु कहां होगा, x का मान ऋणात्मक ये रहा, y का मान ऋणात्मक ये रहा, तो बिंदु कहां होगा, यहां होगा, तीसरे चतुर्थांश में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सारे जवाब दे सकते हैं। लीजिए मैं लिख देता हूं, तीसरा चतुर्थांश होगा। क्लियर? संख्या रेखा पर अगर कोई बिंदु आपको इस प्रकार से मिले, कैसे, 1.5 -2.5, तो आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। बहुत आसान है। आप जानते हैं आपके ग्राफ में 1 खाने के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2। अब ये 1.5 आपको कहां मिलेगा, इस 1 और 2 के बीच में ही तो कहीं मिलेगा निश्चित रूप से। तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है, यानी कि यहां से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो ये जो बीच वाली लाइन है वो क्या होगी, 0.5। तो ये हो जाएगा मेरा 1.5। जी हाँ, 1.5 मेरा ये होगा। माइनस का 2.5 कहां होगा, 2 और 3 के बीच में। तो ये रहा माइनस का 2 और ये रहा माइनस का 3, तो माइनस का 2.5 कहां होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला जो मान होगा वो होगा माइनस का 2.5। कैसे, समझिए। ग्राफ पेपर में एक बॉक्स कैसा होता है, ये देखिए। ये जानते हैं आप अच्छी तरह से कि ग्राफ पेपर में जो एक बॉक्स होता है उसके कुल 10 हिस्से होते हैं। पहले तो बीच में ऐसे एक बॉक्स मिलता है आपको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.5। अगर ये 0 है और ये 1 है तो ये 0.5 होगा निश्चित रूप से। और इसके फिर 5-5 टुकड़े होते हैं, तो 5 टुकड़े 4 लाइनों के द्वारा होते हैं। 5 खाने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो इसको कहूंगा 0.1
1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4 और ये 0.5 हो गया। इसी तरह से ये 0.6, ये 0.7, ये 0.8 और ये 0.9 और ये 0.10। तो 0.10 का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये जो खाने होते हैं ग्राफ पेपर में आपके, वो 1 सेंटीमीटर का एक बड़ा खाना होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो छोटे खाने होते हैं वो 10 मिलीमीटर के होते हैं। टोटल 10 मिलीमीटर होता है, एक खाना 1 मिलीमीटर का, इसलिए 10 खाने मिलकर बन जाते हैं 1 सेंटीमीटर। तो एक खाने की वैल्यू क्या हो गई? 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, इस तरह से काउंटिंग बढ़ती जाएगी। एक खाने की वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको इस तरह का मान प्रदर्शित करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो x अक्ष हो या फिर y अक्ष हो, आप यहां ये बिंदु इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ में आया आपका बिल्कुल किस प्रकार से हम इन बिंदुओं को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है। अब आप बैटिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। निश्चित रूप से हर बॉल पर सिक्सर लगना तय है, यदि आपने हर चीज को ढंग से समझ लिया तो। ठीक है, अब मैच आप खेलिए। एम्पायर मैं नहीं हूं, मैं यहां से निकलता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।